हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये मैंने कोशिश की थी कि इसे कल ही मतलब ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए आज ये पूरा करेंगे। तो आज का ये रहेगा कि हम दर्पण के समीकरण के बारे में यानी ये फार्मूला प्रूफ करेंगे, यानी 1/f 1/b 1/u इसे प्रूफ करना है। और इसे हम लोग दर्पण का समीकरण कहते हैं। या कभी कभी प्रश्न में आएगा कि सिद्ध कीजिए, किसी दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए, गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी, और u जो है उसके ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको हम आज प्रूफ करते हैं। और इसके बाद हम लोग रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन में भी एक फार्मूला प्रूफ करना है कि m बराबर माइनस v/u क्या होता है। फिर इसमें हम कैसे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो भी बात करेंगे आज। ठीक, तो इसे हम लिखते हैं दर्पण का समीकरण। दर्पण का समीकरण यानी कि दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए वन अपन एफ बराबर 1। दर्पण में कोई दर्पण आ जाए, क्योंकि दोनों दर्पण के लिए एक ही आता है। दिया रहेगा जहाँ एफ भी यू क्या है वो तो हम बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि गोली दर्पण के लिए u भी f में संबंध है ना। ये भी हो सकता है गोलीय दर्पण के लिए है ना u भी तथा f में संबंध। ठीक, तो इसमें क्या हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कर रहे हैं, बाकी उत्तल के लिए आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और ये इसका मुख अक्ष है और ये ध्रुव है, ये फोकस है और सी है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मतलब एक वस्तु रखी हुई है जिसको हम लोग ए बी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु है, उसको क्या कहते हैं हम, ए बी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब का बनना, किसी वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब हम लिखेंगे लास्ट में कि चित्र में प्रदर्शित है। तो क्या है, आप प्रतिबिंब बनाना जानते हैं कि ये है और ये आई तो क्या है, फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरा अगर हम सी से लेते हैं तो जानते हैं कि सी से लेंगे तो उसी रास्ते से आई, उसी रास्ते से वापस। ठीक, हम इतना पे भी कर सकते हैं। तो एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसको हम लोग जो है ए डैश और बी डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो और आसानी के लिए हम एक रे और ले लेते हैं, हालांकि हम इससे भी कर सकते हैं ना, इसको और इसको समरूप मान करके, इसको समरूप मान करके। तो हम बहुत आसान तरीका बताएंगे इसमें। ठीक है, ये बी डैश है, तो एक रे और लेते हैं। जो चौथा नियम है क्या, कि मुख अक्ष से जितने कोण पे रेज आएगी उतने ही कोण पे चली जाएगी। ठीक है, तो एक और समकोण त्रिभुज बनता है ए डैश बी डैश पी। ठीक है, और मान लेते हैं ये यम बिंदु पर एक ए बी किरण आकर के एम किरण ये दर्पण पे टकराती है और यहाँ से इस पे
चाहे तो आप लंब डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे जो है दर्पण का द्वारक छोटा लिया गया है और MP को मुख अक्ष पर लंब माना जा सकता है। MP पे को मुख अक्ष पर क्या माना जा सकता है, सरल रेखा जैसे ये मुख अक्ष है ना, उस पर क्या माना जा सकता है, लंबवत माना जा सकता है। MP को मुख अक्ष के लंबवत माना जा सकता है अगर छोटे द्वारक के लिए, है ना, दर्पण के छोटे द्वारक के लिए, ठीक। नहीं तो आप यहाँ से एक लंब इस पे डाल देते, कब, जब हम ये वाला नहीं लेते तब, है ना, तब भी होगा। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल में किया है तब भी होगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और इसमें बहुत छोटी कैलकुलेशन है, गलत होने का चांस भी नहीं है। तो यह चीज अभी पीछे आप क्लियर भी कर चुके हैं कि द्वारक अगर छोटा हो यानी MP के करीब होगा तो MP को इस पे लंबवत माना जा सकता है, ठीक है। अभी हम उस बात को लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमने तो फिगर बना दिया, फिगर बनाना आप लोग जानते भी कैसे बनता है। तो लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता कोण C है, यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, इसका वक्रता कोण C तथा ध्रुव P, है ना, और मुख्य फोकस F है तथा मुख्य फोकस क्या है, कैपिटल F है। तो मुख्य फोकस क्या है, कैपिटल F है, ठीक है। दर्पण के सामने रखी वस्तु AB का दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब A' B' है, क्या है, A' B', है ना। अब उसमें लिखेंगे कि माना, या इधर लिख देते हैं, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा दर्पण की फोकस दूरी F, ठीक है ना। तो हम इसमें दो देखिए, यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे कि क्या, ये हम बता देंगे कि हाँ ये दो, यहाँ पे हम लोग समरूपता की बात करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि दो ट्रायंगल समरूप कब कहे जाते हैं। जैसे देखिए कि ये दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं ABC है और ये है PQR। ये समरूप कब कहे जाते हैं, दोनों कब समरूप होंगे, है ना, सर्वांग समता के नहीं। समरूप दो कंडीशन है, एक तो ये है कि अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर हो, ठीक, यानी ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके, तो ये दोनों समरूप हैं। या अगर भुजाओं में अनुपात बराबर हो, मानो पहला केस ये था कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। या दूसरा ये हो सकता है कंडीशन की दो समरूप त्रिभुज कब कहे जाएंगे, अगर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ये है ना। अगर AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे अगर PR है तो भी ये समरूप होगा। अगर संगत एंगल अलग अलग बराबर है तब भी समरूप होगा। देखिए दोनों साथ में नहीं प्रूफ लगाना, अगर इनके संगत एंगल बराबर है तो ये लिख सकते हैं, अगर A बराबर है तो A लिख सकते हैं। अगर एंगल अलग अलग बराबर है तो भुजाओं में अनुपात निश्चित बराबर होगा,
अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके एंगल जरूर बराबर होंगे, तो ये समरूप कहे जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये इसको होना जरूरी है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन फॉलो करके ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए हैं, है ना। अब इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे कि कौन कौन, ये नहीं बताना जरूरी है कि कौन समरूप है। अरे समरूप है तो कैसे, हम केवल ऊपर ऊपर से बता देंगे कि कैसे हमने लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन कौन ले रहे हैं पहले, ए डैश बी डैश एफ तथा समकोण त्रिभुज एम पी एफ, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप है बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं, ये वाला एंगल देखिए, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है ना। रुकिए एक चीज यहाँ पे लिख दें तभी अच्छा लगेगा लिखना। यहाँ पे लिख देंगे कि यदि यम पी के करीब हो, यानी कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया गया है कि ये दर्पण, इस सिलेबस में जो भी हमें पढ़ना, दर्पण छोटे द्वारक का पढ़ना, यानी कि ये सत्य है उपाक्षी किरणों के लिए जो कि मुख्य अक्ष के पास से गुजरे, यानी कहने का मतलब है पैराक्सियल रे, यानी अगर यम पी के निकट हो या दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यम पी को मुख्य अक्ष के लंबवत माना जा सकता है। तो यही लिखेंगे उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए अर्थात यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो एमपी को मुख्य अक्ष पर लंबवत माना जा सकता है, लंबवत माना जा सकता है। तो ये लंबवत होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक पूरा। और नहीं तो आप इस पे लंब खींच देते, बाद में ये लिखते कि यम अगर पी के लंबवत है तो यम एन एम पी के बराबर होगा, तो हमने वही बात डायरेक्ट लिख दी, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन, ए डैश बी डैश एफ तथा समकोण त्रिभुज एम पी एफ समरूप है। अभी हमने बताया कि समरूप के लिए क्या कंडीशन है कि एंगल बराबर होना। देखिए इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री, इसका एक 90 डिग्री बराबर, ये शीर्षाभिमुख है बराबर। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल संगत एंगल के बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक एंगल इसके बराबर, एक एंगल इसके बराबर, तो ये वाला निश्चित है कि इसके बराबर होगा, ठीक है। आप इसको दर्शाएं या ना दर्शाएं, दर्शा दें तो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अगर नहीं दर्शाते हैं तो भी अच्छा है। समरूप आप दिखा देंगे कि क्यों है, तो क्यों है तो आप बता सकते हैं, है ना, कि ये 90 डिग्री है और ये शीर्षाभिमुख है, माने ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, चाहे तो आप नाम रख के रख सकते हैं, है ना। इसको चाहे तो आप 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो कोष्ठ में लिखना पड़ेगा समकोण, प्रत्येक समकोण और ये वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख एंगल, 2 लाइन बढ़ जाएगा, 2 लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा बराबर, और ये क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करें हमने इसको 1 मान लिया और इसको 2 और इसको 3, इसको 4, तो यहाँ लिख देंगे कि 1 बराबर 2 समकोण और हो जाएगा 3 बराबर 4 शीर्षाभिमुख। तो ये जरूरी नहीं लिखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। समरूप है, क्यों है जान रहे हैं, है ना। अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, चाहे तो आप लिख ही दीजिए। अगर सब उस तरह लिखना चाहें तो ये लिखेंगे कि
ए डैश बी डैश एफ और इसमें लिखेंगे एम पी एफ सम कोड, बी डैश एफ ए डैश और एम एफ पी शीर्षाभिमुख कोड। तो जब ये ये एंगल अगर बराबर हो गए तो दूसरी कंडीशन अपने आप फॉलो होगी, इनके साइडों में अनुपात बराबर होगा। तो साइडों में अनुपात क्या है, तो इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश उसका लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे एम पी। अभी हमने माना कि इसको लंबवत माना जा सकता है। फिर अब इसका आधार लेंगे बी डैश एफ तो इसका भी लेंगे एम एफ एम एफ। ठीक, अब यहां पे एक चीज और है कि जो एम पी है वो बराबर है ए बी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो सकती है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि ए एम पैरेलल बी पी है ना, या सी पी जो भी कह सकते हैं। तो ए एम पैरेलल है तो पैरेलल है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ए बी और यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश एफ बटे एम एफ समीकरण 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, ए डैश बी डैश है यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिगर बना रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब आ जाइए समकोण त्रिभुज किसमें किसमें। समकोण त्रिभुज अब ले लीजिए ए बी पी न्यूज वाला ए बी पी जिसका भी समकोण है, तथा समकोण त्रिभुज एम पी नहीं सॉरी ये तो हो गया ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी यानी यहाँ से ये वाला और ये एक पूरा बड़ा वाला। याद रखिए, देखिए एक छोटा और ये लिया गया है और इसमें एक पूरा ही बड़ा वाला लिया गया है और ये लिया गया है। इससे थोड़ा हमारे आगे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। हालांकि आप इसको लेकर के इसको लेकर करेंगे तब भी होगा, जैसे कि हाई स्कूल किताब में दिया है ना, लेकिन मेथड यही है। समरूप त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज है। तो देखिए समरूप त्रिभुज के लिए इसका लंब लेंगे तो ए डैश बी डैश, तो उस त्रिभुज का लेंगे ए बी। अब इसका आधार लेंगे बी डैश पी, बी डैश क्या है पी और उसका हो जाएगा बी पी। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए तो उसका बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं अपने आप बराबर होगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या है, बी डैश पी बी पी बराबर बी डैश एफ बटे एम एफ। अरे एम एफ कहाँ से आ गया, पहले वाले में क्या था, एम एफ कहाँ से, भाई एम पी था ना, बी डैश एफ इसका लिया था तो इसका पी एफ होना चाहिए ना, सॉरी पी एफ होना चाहिए। तो उसी तरह से ये एम एफ कहाँ से हो जाएगा, पी एफ होना चाहिए, पी एफ। ठीक, एक साइड बराबर है तो दोनों साइड बराबर है। इसी दो समीकरण का अगर एक साइड बराबर होती है तो लेफ्ट बराबर है तो राइट अपने आप बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें मान रखना, बहुत सिंपल से अब हो गया बी डैश पी
बी डैश पी, ये प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, तो उसे चेंज नहीं करना है। बी पी ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है, उसे चेंज नहीं करना है। पी एफ ये फोकस दूरी है, उसे चेंज नहीं करना है ना। और बी डैश एफ ये कोई मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि बी डैश एफ से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बी डैश एफ को हटा सकते हैं यहां से, है ना। ये जो एफ है, तो देखिए इसको हटा सकते हैं, बी डैश पी बी पी। देखिए क्या कैसे हटाएंगे, देखेंगे बी डैश पी में से ये घटा देंगे, बी डैश पी में से पी एफ को घटा देंगे और नीचे वाला वही रखेंगे। अब मान रख दीजिए, चिन्ह के साथ रखना। अब देखिए सारी दूरियां ध्रुव से बाएं नापी जाएंगे, सब ऋणात्मक होंगी, तो इसलिए चिन्ह के साथ रखें। अब देखिए बी डैश पी माइनस प्रतिबिंब की दूरी है, बीपी पीबी या बीपी ये माइनस यू वस्तु की दूरी है, पी एफ माइनस एफ ये उसकी फोकल दूरी। पुट कर दीजिए इसमें, ये माइनस बी बीपी माइनस यू, बीपी डैश माइनस बी, और ये माइनस पी एफ एफ और ये माइनस एफ। इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस यू माइनस बी प्लस एफ बटे माइनस एफ। माइनस से ऊपर नीचे दोनों ओर गुणा कर देंगे, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस से खत्म, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, v बटे यू, यहाँ मिलेगा v माइनस एफ बटे एफ। ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस गुणा करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे एक काम करिए, आराम से आ जाएगा। क्या करिए, एफ से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा b बटे एफ माइनस 1, इसे उधर ले जाइए, है ना, तो b बटे एफ बराबर 1 प्लस v बटे यू। अब यहाँ क्या काम करिए, तन दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा, नीचे कट जा रहा है ना कुछ पोर्शन, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज का हम मिटा देते हैं ना, ऊपर से लिखते आएंगे सही रहेगा। चलिए अब देखिए उसको ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा v बटे यू माइनस v माइनस एफ बटे एफ, या इसको v बटे यू, इसको v बटे एफ, अलग अलग भाग देंगे, एफ से अलग अलग दोनों में भाग दे दीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस v बटे यू। अब दोनों पक्षों में दोनों तरफ एफ से भाग देने पर, जब एफ से भाग देंगे, अरे सॉरी बी से, ठीक, हाई स्कूल में जो आपने किया था तो दोनों तरफ यू वी एफ तीनों से भाग दिया था, यहाँ पर सिंपल हो गया, अगर यहाँ एफ से भाग देंगे, अरे सॉरी वी से भाग देंगे तो वी कट जाएगा, तो 1 बटे एफ बचेगा, इसमें एक में वी से भाग देंगे तो 1 बटे वी, और इसमें v से भाग देंगे v कट जाएगा तो 1 बटे u। ये है दर्पण समीकरण, ठीक, ये तो ये है दर्पण समीकरण, बहुत सिंपल में छोटे में आ गया। ठीक, समरूप त्रिभुज क्यों हुआ ये भी हमने बताया, समरूपता के लिए क्या किया जाता है वो भी हमने बताया। ठीक, वैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, दो कंडीशन थी, अगर एंगल बराबर है तो भुजाओं में अनुपात होता है, भुजाओं में अनुपात हो गया तो एंगल बराबर होंगे। ठीक, वो समरूप दो त्रिभुजों के समरूप होने की कंडीशन है। ठीक, हमने इसमें वो चीज को रखा जिसका हमें यहाँ पे मतलब पता था, और ये हमारे काम का नहीं था, इसे चेंज कर दिया इस रूप में, फिर मान रखा, फिर पक्षांतर माइनस गायब किया, फिर एफ से भाग दिया दोनों तरफ,
फिर माइनस को इधर लाया, प्लस हुआ, फिर v से दोनों तरफ भाग दे दिया, तो ये हमारा दर्पण समीकरण आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उसका रेखा चित्र बना देते हैं किसका, उत्तल दर्पण के लिए, ये था अवतल दर्पण के लिए। आप इसी तरह से उसको प्रूफ करिएगा, ठीक है। चलिए हम जो है उत्तल दर्पण के लिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, सपोज करिए ये हमारा P हो गया, इधर F हो गया और ये C हो गया। वस्तु मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, पैरेलल आई, इधर चली गई, लगा कि F से आ रही है। उसी तरह से C से आएगी, तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, जहाँ कटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है, ठीक है। और एक चीज आप और ले सकते हैं कि जितने कोण पे मान लीजिए आपतित हो रही है और नहीं कोण पे ये परावर्तित हो जाएगी, ये पी है। तो देखिए एक त्रिभुज ABP हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे यम मान लीजिए, छोटे द्वारक के लिए आप कहेंगे कि MP इस पे क्या है, लंब है ना। छोटे द्वारक के लिए MP क्या कहेंगे, इस पे। अब त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, एक तो लेंगे आप A डैश B डैश F और दूसरा लेंगे MPF, एक लेंगे MPF जैसे उसमें लिए थे, ठीक। और दूसरे केस में क्या आप लेंगे ABP और यहाँ क्या लेंगे A डैश B डैश C। एक मिनट, ये तो सही हो गया कि A डैश B डैश F हो गया, दूसरा वाला हो गया MPF, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, एक वाला त्रिभुज ये हो जाएगा ABP, है ना, ABP हो गया। और ABP के साथ कौन सा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज A, ताकि ABC है ना। दूसरे वाले में A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। PC, एक मिनट, देखिए AP जो हो गई वो वस्तु की दूरी हो गई और PA डैश जो हो गई प्रतिबिंब की दूरी हो गई। सॉरी, एक मिनट, जब ये इस पे आएगा इधर चली जाएगी रे, इसको पीछे बढ़ाएंगे कि लगेगा कि यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, अब सही है। एक लेंगे आप ABP और A डैश B डैश P डैश, तो देखिए PA डैश यही तो प्रतिबिंब की दूरी है, अब सही है, ठीक भाई। ये भी तो कहीं काटना चाहिए, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटेंगे नहीं, सब तो पीछे ही बढ़ाया गया है, तो सब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप अब इसको आराम से कर लेंगे। पहले कौन सा लेना है, A डैश B डैश F और MPF, मतलब उसी में छोटा बड़ा दोनों है, बड़ा वाला। और यहाँ पे लिख लेंगे कि
छोटे द्वारक के लिए यानी उपाक्षी किरणों के लिए MP जो है मुख्य अक्ष के लंबवत माना जा सकता है, तो इसको लंब मानिएगा, ठीक है ना, छोटे द्वारक के लिए। दूसरे केस में क्या समरूप करेंगे, ABP और दूसरा हो जाएगा A'-B'-P या P'-A'-B', है ना। समरूप के लिए क्या है, ये 90 थी, ये 90, ठीक, ये 90 हो गया तो इसका A90 हो गया, ठीक है। और दूसरे केस के लिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये आपस में बराबर होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम से ये इसके बराबर आए शीर्षाभिमुख हो गए, तो ये लिए इसको बराबर, तो इसलिए ये दोनों हो गए समरूप। इसमें क्या है, देखिए ये 90 डिग्री IMPF यानी ये पूरा 90 डिग्री और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, उस त्रिभुज में भी पड़ेगा, ये छोटे वाले में पड़ेगा, तो समरूप हो गए। तो आप इस तरह इसको कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें चिन्हों के नियम से क्या मतलब ये जानेंगे कैसे कि इसका फिगर ले लीजिए आप, अब अपने हिसाब से उसी का नकल कर लीजिएगा जैसा हमने अभी बताया है, ठीक है। और सब देखिए चिन्ह के साथ रखिए, ध्रुव से इधर नापोगे, जैसे PA ये -U होगा, PA' ये प्लस में होगा, PF ये भी प्लस में होगा। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, ध्रुव से दाएं प्लस, ध्रुव से बाएं माइनस, और दूरियां सब चिन्ह के साथ रखना है, ठीक। चलिए अब एक चीज इसमें और है कि क्या कह रहे हैं हम, हाँ, दर्पण के समीकरण को कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए दर्पण समीकरण क्या है, नोट में लिख देता हूँ, 1/F 1/V + 1/U। आप जानते हैं UVF क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है VUF क्या होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में FUV का मान चिन्ह के साथ रखना है ना। तो इस सूत्र में लिखेंगे कि इस सूत्र में FVU को चिन्ह सहित रखना, चिन्ह सहित रखा जाता है, रखा जाता है। तो जो ज्ञात हो उसको चिन्ह देते हैं और जिसका मान ज्ञात नहीं हो उसको कोई चिन्ह नहीं देते हैं, है ना। जिसका मान ज्ञात हो, ज्ञात होता है उसे चिन्ह देते हैं, और जिसका मान ज्ञात नहीं हो तो उसे कोई चिन्ह नहीं देते, नहीं देते मतलब उसे प्लस ही रखते हैं। वो चिन्ह के साथ हल करने पे वो चिन्ह के साथ प्राप्त हो जाता है, हल करने पर उस राशि का मान चिन्ह सहित प्राप्त हो जाता है। हल करने पर उस राशि का मान चिन्ह सहित क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो जो इसमें पता होगा उसे चिन्ह के साथ रखेंगे, जो नहीं पता होगा उसे कोई चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि उसे हल करने पर वो चिन्ह के साथ पता हो जाता है। उसी चिन्ह से हम देख कर ये पता करते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, कैसा है। जो राशि नहीं मालूम होती है वो अगर चिन्ह के साथ प्राप्त होती है तो उसके उस चिन्ह से हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, आभासी बना है, कैसा बना है, कहाँ पे बना। और इसमें एक चीज और है कि U का मान ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। U का मान जो है सदैव
ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु सदैव क्या होती है, बाईं तरफ रखी जाती है। किधर रखी जाती है, बाईं तरफ। और बाईं तरफ की दूरियां नापी जाती है तो कैसे होती हैं, ऋण। अवतल दर्पण है होगा तो फोकस दूरी का मान नेगेटिव होगा, उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी का मान पॉजिटिव होगा ना। अवतल दर्पण के लिए F नेगेटिव तथा उत्तल दर्पण के लिए F पॉजिटिव होता है ना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या होता है, पीछे ही बनता है ना, सामने। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो उसके लिए V का मान नेगेटिव होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V नेगेटिव तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए V पॉजिटिव होता है। V क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। V क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये चीजों का ध्यान रख के जब आप सवाल लगाएंगे तो कोई भी सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है। ये चिन्ह का नियम का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है इसमें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रेखीय आवर्धन पढ़ने। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, रेखीय आवर्धन, जिसको मिटा दिया जाता है, ठीक। तो आप इसको दिमाग में रखिए, सवाल गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए अब है हेडिंग रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन क्या है, ये प्रतिबिंब की माप करता है। रेखीय आवर्धन से हमें ये पता चलता है कि प्रतिबिंब बस से बड़ा बना, बस से छोटा बना, या बस के बराबर बना, कितना गुना बड़ा बना, है ना, कितना छोटा बना। तो रेखीय आवर्धन से हमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई से तुलना करने का वो मिलता है रिजल्ट, कि आखिर में प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना कि बराबर साइज का बना। इससे ही पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है ना, वास्तविक बना है कि उल्टा बना है, ये भी पता चल जाता है। तो ये एक तरह से आवर्धन जो होता है वो अनुपात होता है, जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि एक ही राशियों का ये अनुपात होता है, ठीक। तो रेखीय आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की माप करता है कि वो प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु की लंबाई से कितना गुना बड़ा बना है कि छोटा बना है कि बराबर लंबाई का बना। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है वो है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन
कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, है ना, रेखीय आवर्धन m बराबर। अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से h डैश और वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं, या पहले की किताबों में इसे I और O से प्रदर्शित करता है ना। एनसीईआरटी में इसको क्या रखा है, जैसे आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं I/O, इमेज ऑब्जेक्ट। जैसे h डैश को आप I रख सकते हैं और h को O रख सकते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी में जो है इस तरह का दिया है, तो आप जैसा भी करें, है ना, I/O लिखें या h डैश बटे h लिखें, दोनों के लिए आप फ्री, है ना, या I/O ही लिख सकते हैं, जैसी मर्जी, ठीक। तो ये होता है m बराबर, है ना। अब अभी हम इसको सिद्ध करना है कि यही बराबर, ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए इसमें m बराबर माइनस v बटे u, है ना, और यही बराबर क्या आ जाएगा, h डैश बटे h, जी, ठीक। तो इसके लिए वही वाला फिगर बनाना होगा जैसा हमने अभी बनाया था अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो चलिए अवतल दर्पण को लेकर के इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अवतल दर्पण के लिए हम उसको प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, ठीक। चलिए व्यंजक कैसे निकालेंगे इसका। देखिए हमने अवतल दर्पण बनाया, ये P रखा, ये F रखा, ये C रखा, वस्तु को यहाँ रखा AB, और यहाँ से समांतर रेस चलेगी, उसके बाद फोकस से होके जाएगी, और एक C से ले लीजिए I, वापस, और एक इस तरह से ले सकते हैं जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ही, है ना। इसको आप A डैश B डैश कह लीजिए, चाहे किसी को किधर भी कह लीजिए, मान लीजिए यही B डैश, है ना। आप उससे नहीं मतलब किसी को कुछ मानिए, A डैश B डैश या B डैश, केवल हमारा वर्क सही होना चाहिए, ठीक है। जितने कोड पे आते हैं ये कोड इसके बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे किससे मतलब है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही m कहा जाता है ना, उसी को तो m कहा जाता है। और किससे मतलब v बटे u, तो v कौन है, ये, और u कौन है, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है कि हमें ये वाला और ये पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको क्या है, समरूप दिखाना होगा। उसको क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि चित्र में वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश
बी डैश, है ना। चित्र में क्या है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डी में दर्पण द्वारा बन रहा है, दर्पण द्वारा बन रहा है। मतलब वही चीज लिख सकते हैं कि माना अवतल दर्पण जो है यम है, अरे माना अवतल दर्पण का ध्रुव ये है, फोकस ए, वक्ता केंद्र ये है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा ए डैश बी डैश बन रहा है ना। तो जैसा कि पीछे अभी आप लोगों ने इस चीज को लिखा है, पीछे लिखा है ना कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश जो है बी डैश ए डैश बी डैश है। तो आप उसी चीज को फिर लिख सकते हैं, चित्र में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण द्वारा बन रहा है, या उसी बात को दोहरा दीजिए, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब जो हमारा मकसद है उसी को हम लोग क्या करेंगे, ए बी पी ए डैश बी डैश पी वाले लेंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ए बी पी तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। क्यों समरूप आपको पता है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर है, मान लेते हैं अगर ये 1 है ये 2 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और ये मान लेते हैं 3 4, तो एंगल 3 एंगल 4 प्रत्येक समकोण है। दो ही बराबर दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, तीनों बराबर दिखाना जरूरी नहीं होता, ठीक। तो इसलिए भुजाओं में अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए क्या होगा ए डैश बी डैश बटे ए बी, और फिर क्या हो जाएगा बी डैश पी बटे ए पी, यही ना, या पी ए या ए पी। हाँ पे तो ए बी या इस फिगर में ये था तो बी हो गया था तो बीपी हो जाएगा, भाई क्या करना है, जैसे उसे अगर मिलान करना है तो, है ना, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ए डैश बी डैश क्या है वो एच डैश है, और ए बी क्या है वो एच है, ठीक है। और इसको चिन्ह के साथ रखना है, बी डैश पी क्या है माइनस भी, और देखिए चिन्ह के साथ रखना है बी पी क्या है माइनस यू, ए डैश बी डैश क्या है माइनस एच डैश, और ए बी क्या है ये एच है। देखिए ये नीचे की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, ऊपर की दूरी क्या होती है धनात्मक, और ये दोनों बाएं हैं तो इसलिए दोनों ऋणात्मक रखिए, माइनस भी माइनस यू, ये कट गया एच डैश बटे एच, और ये माइनस यहाँ चला गया, माइनस से दोनों गुणा कर देंगे भी बटे यू, और परिभाषा से इसी को क्या कहते हैं ये, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यम बराबर माइनस भी बटे यू। तो दर्पण के ध्रुव से या चाहे तो लिखना है कि समरूप है, चित्र में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश दर्पण द्वारा बन रहा है, और बीच में लिखना चाहें कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू, वही तो है, ये वस्तु की दूरी है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी है, फोकस दूरी माइनस एफ।
तो फोकल दूरी की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, है ना। ये दोनों आप यही है खुद ही, तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें तीन समीकरण मिला, एक मिला कि F बराबर R/2 और एक मिला 1/F v+1/u और एक मिला ये H-H -v/u। अब इन्हीं तीनों पे सवाल आ सकता है, ठीक है। अब चलिए m के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ठीक है, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। फिर इससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। कि इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक आध न्यूमेरिकल लगाएंगे और ज़्यादा नहीं, ठीक। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, और भी देखें यहाँ पे, अभी यम के बारे में लिख लेते हैं तो सवाल लगाते हैं। अब देखिए कि यम जो है, यम का फार्मूला आया है H'/H v/u, नोट में लिख सकते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, यम का मान नेगेटिव होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इसके लिए नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये तो यम बराबर हमने प्रूफ किया, लेकिन यम की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक, इसको छोड़ दें, यहाँ की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम बराबर क्या होता है, नेगेटिव। उसी तरह से आभासी प्रतिबिंब के लिए यम बराबर क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि आभासी सीधा होता है और वस्तु भी सीधा होती है, दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होती हैं, तो दूरियां पॉजिटिव होती हैं, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो है ये तो जान ही गए है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m नेगेटिव रहेगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए m पॉजिटिव। अगर ये सवाल में दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप m को नेगेटिव के साथ रखेंगे। अगर सवाल में बता दिया कि प्रतिबिंब आभासी है तो आप m को पॉजिटिव के साथ रखेंगे, ठीक है ना। m को किसके साथ रखेंगे, पॉजिटिव के साथ रखेंगे। अगर एक चीज और है कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो m का मान 1 होगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के क्या है, बराबर है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो देखिए अनुपात है कि अगर वस्तु की लंबाई, ये तो चिन्ह की बात हो गई, वो सबके लिए होगा। अगर यही प्रतिबिंब 1 तो है, लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर वास्तविक है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर वस्तु की लंबाई बड़ी है, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है, तो m का मान 1 से कम आएगा। अगर मान लीजिए m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि वस्तु की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई ग्रेटर देन प्रतिबिंब की लंबाई। अगर यही m बराबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है। ज़्यादा है
वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ग्रेटर देन प्रतिबिंब की लंबाई, फिर प्रतिबिंब की लंबाई ग्रेटर देन वस्तु। ये कंडीशन, अगर m बराबर 1 है तो इसका मतलब दोनों बराबर है। एक चीज अगर सवाल में, इस पे भी सवाल करेंगे, मतलब 3 फार्मूले हैं तीने पे। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये दिया रहता है कि क्या नाम है कि वस्तु की लंबाई 3 गुना, 2 गुना, आधा, 3/3 है। तो जैसे किसी सवाल में अगर दिया है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुना, 3 गुना है, तो वो यम का मान दिया रहता है। किसका मान दिया रहता है? यम का मान दिया। मतलब कि अगर लिखा हो कि यदि किसी प्रश्न में ये दिया हो कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 2 गुना, 3 गुना, है ना, अथवा आधा हो, तथा आधा दिया, तथा क्या हो, आधा हो, मतलब हाफ हो, तो यह क्या दिया रहता है? यम का मान दिया रहता है, दिया रहता है। जैसे 2 गुना कर दिया तो m बराबर 2, 3 गुना के लिए m बराबर 3, हाफ के लिए m बराबर 1/2। अब इसे चिन्ह के साथ रखना है कब? तो वो तो निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब आभासी है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, प्रतिबिंब वास्तविक है। मान तो सूत्र में चिन्ह के साथ ही रखने हैं, ये तो दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे 2 गुना है, कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है कि आभासी है? तो यहाँ चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर यम को पता करना है तो उसे कोई चिन्ह नहीं देंगे, ठीक है। मतलब सवाल में इस तरह लिखा है तो ये उसका यम का मान दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे एक एक सवाल लगा लेते हैं, है ना। इस पे जो है एक एक सवाल कर लेते हैं और इसके बाद आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और कल से शुरू होगा अपवर्तनांक। अब धीरे धीरे जटिलता आएगी, ये तो थोड़ा सा आसान था। अब अपवर्तनांक से धीरे 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 जटिलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन आप एक सीरीज में चलेंगे तो सारी चीजें आसान में होने वाली हैं, ठीक। चलिए, सारी चीजें क्या है, आसान होने वाली है। न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन है क्या, बहुत सिंपल है कि आप जैसा कि लगाए हैं, हालांकि इसमें कोई वो नहीं है, आप लगा सकते हैं इसको, है ना। जैसे ये कभी कभी दे दिया कि वक्रता त्रिज्या इतनी है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो उसकी फोकल दूरी कितनी होगी ना। जैसे कि है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकल दूरी कितनी है? दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? ये अवतल के लिए भी पूछ सकता है, उत्तल अवतल किसी के लिए भी पूछ सकता है ना। तो अब हल कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही सवाल है, बहुत मतलब आसान सवाल है। दिया क्या है? दिया है r, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। पता क्या करना है? f बराबर क्या होता है? r/2। ये क्या है? उत्तल दर्पण के लिए ये क्या होता है? प्लस होता है, तो फोकल दूरी भी प्लस है आएगा।
+15, तो फोकल दूरी क्या हो जाएगी +15 सेंटीमीटर। चिन्ह क्या बता रहा है, उत्तल दर्पण है बस, नहीं तो उत्तर क्या है 15 सेंटीमीटर। चिन्ह ये बताएगा कौन सा दर्पण है ना। चिन्ह ये बताएगा प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है। यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि वस्तु सदैव बाएं रखी जाती है और दूरियां बाएं जो नापी जाती है वो नेगेटिव होती हैं। ठीक, तो इस तरह का सवाल आप लगा लेंगे। ठीक, अब वो आवर्धन पे और वो दर्पण के वाले पे सवाल पे तो आपके किताब का ही एक उदाहरण देखते हैं, है ना। एक दो उदाहरण वही लगा लेते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का उदाहरण है। ठीक है, जैसे दिया है कोई वस्तु, क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के, कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से पहला केस 10 सेमी तथा 5 सेमी दूरी पर रखे। पहला केस है कि 10 सेमी और दूसरा केस है कि 5 सेमी दूरी पर रखिए। वक्रता त्रिज्या कितनी है 15 सेमी है और दर्पण से कितनी दूरी पे रखिए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति का आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात कीजिए, है ना। और भी एक उदाहरण दिया है तो कॉन्सेप्ट के लिए दिया है, उसमें वो भी अभी हम समझा देंगे क्यों दिया है ऐसा। ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, तो हम पहला केस लेके चलेंगे, है ना। देखिए 10 दर्पण से कितनी दूर रखी है 10, तो यू हमारा क्या है -10 सेमी, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव। अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगा, तो अवतल दर्पण के लिए फोकल दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो -15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, दर्पण के सामने होगा। आवर्धन मतलब यम पूछा है दोनों केस में, तो ये दोनों फार्मूला इसी में सिमट जाएगा। एक दो सवाल और देख लेंगे किताब का ही, है ना, समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें v पूछा है, पहले हम v की तलाश करेंगे। तो आप सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/b + 1/u से। अब देखिए f की वैल्यू कितना दी है, तो आप इसको ये ना रखिए, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी फॉर्म में रखिए। तो 1/15/2 चिन्ह के साथ v तो हमें पता करना है, प्लस u का मान कितना है -10, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी -2/15 1/v -1/10। अब आ जाइए इधर, जिसको पता करना एक साइड रखिए, उधर प्लस कर दीजिए इसको। 1/10 -2/15 1/v। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30। तो 10 से इसमें भाग देंगे, 10 तिहाई 30, 3 बार गया, 3 1 कम 3, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 1/v बराबर -1/30, यानी अगर तुलना करें तो v बराबर -30 सेंटीमीटर।
माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब सामने बन रहा है दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। सामने बन रहा है, कितने सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है? 30। माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। माइनस मतलब दर्पण के सामने, बाएं है तो दर्पण के सामने है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना जी। अब इस केस में क्या आवर्धन देख लीजिए उसका। तो आवर्धन के लिए क्या होता है, अभी दूसरा फिर लगाते हैं। आवर्धन यम बराबर क्या होता है? आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी, या किताब में सवाल में शॉर्ट फॉर्म भी दिया है कि कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसको, है ना। चलिए, तो आवर्धन के लिए क्या होता है? एच और एच की बात तो किया नहीं है, तो हम निकालेंगे माइनस भी बटे यू से। तो देखिए यम माइनस रखेंगे, v की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव 30 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर है। और u की वैल्यू भी ऑलवेज नेगेटिव है, कितनी है अभी? -10 है, तो -10, तो ये तो कट गया, तो -3 सेंटीमीटर। ये माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। -3 यही बता रहा है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, माइनस से और कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से मतलब है। तो कितना लंबा बनेगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक। और यही कहानी 5 सेंटीमीटर पे भी लागू होगी, जो कि आप अपने से लगाइएगा, ठीक। इसी को आप उलट दीजिए भाई, जहाँ u है वहाँ 5 रखिए, यह तो बदलने वाला नहीं है, बाकी सारी प्रक्रिया वही, बाकी सारी प्रक्रिया क्या है? वही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है, बाकी प्रक्रिया वही है, प्रतिबिंब जो है 3 सेमी लंबा बनेगा, ठीक। अब आवर्धित हो बड़ा होगा कि क्या होगा, उसके लिए तो हमें वो निकालना पड़ेगा, क्या नाम है, h। तो h डैश नहीं पता है। तो हालांकि जब वस्तु आवर्धित होगा ये पता करना है, तो आप इस तरह से कि प्रतिबिंब जो है, वस्तु इसका मतलब करीब रखी है, प्रतिबिंब दूर बन रहा है तो इसका मतलब बड़ा बनेगा, ये तो पक्का है। पीछे आपने देखा है कि जब वस्तु को दूर लेते जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होता जाता है, लेकिन जब वस्तु को करीब लेते आते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है। तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर मतलब इसके 3 गुने पे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आवर्धित बनेगा, है ना, आवर्धित प्रतिबिंब। अब दूसरा आप स्वयं लगाइएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि हूबहू यही काम करना है। हो सकता है कि वो प्लस में आए एम की वैल्यू। अब देखिए कि अब वहां से v क्या आता है, उस पर डिपेंड करेगा ना। यम तो छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज और पता कर सकते हैं, जैसे u हो गया -5, लेकिन f हो गया -7.5। अब देखिए इसका मतलब है कि ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु आ गई, फोकस के अंदर चली गई ना, तो वो आभासी ही बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। यानी कि v का मान देखिए पॉजिटिव आएगा, याद रखना, और यम का मान भी देखिए पॉजिटिव आएगा, निकाल के देखना, वो भी +3, ठीक है। तो चलिए, जैसे एक चीज और है, इसमें 2 सवाल और उसको समझाते हैं, कितना है ना। जैसे कि देखिए ये हमारा जो सूत्र है 1/f है और 1/b + 1/u है। अब अगर इसमें दोनों तरफ क्या करिए, मान लीजिए v से आप गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ये 1v/u, ठीक है ना, बनेगा।
फिर आप इसको ऐसे 1 को इस साइड लाते हैं तो v/f-1 क्या बनेगा बराबर v-f/f, है ना। या v बराबर हो जाएगा 1 मिनट, f तो है ही है ना, यहाँ से f को गायब करना है, ये इधर ही रहने दीजिए। तो v/f बराबर हो जाएगा v+u/u, है ना। या इसको आप लिख सकते हैं f बराबर निकालना है तो uv/v+u, ये डायरेक्ट फार्मूला फोकस दूरी निकालना, लेकिन सब चिन्ह के साथ रखें। तो क्या दिक्कत, आप डायरेक्ट लगाइए, इसको लगा दीजिए, है ना। एक बार f से एक बार u से दोनों तरफ भाग दे के तो एक 60-60 फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम ये आप यूज करिए, इसी से आपका। अब मान लीजिए u से दोनों तरफ भाग दे दीजिए और u से गुणा कर दीजिए, तो u से गुणा करेंगे तो f हो गया, ये u/v हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, या u/f ये हो जाएगा u+v/v। तो वही चीज़, या उसके लिए f बराबर क्या होगा uv+u, मतलब या uv से गुणा करिए, देखिए सेम फार्मूला आ रहा है ना। अब देखिए ऊपर इस तरह से गुणा करेंगे तो यह आएगा, और यही यहाँ पे v था, यहाँ u था, फर्क यही था वहाँ पे, तो सेम फार्मूला आएगा। लेकिन अब दोनों तरफ मान लीजिए अगर f से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ f से गुणा करें तो यहाँ 1 है ना, ये तो हो गया एक, और यहाँ पे f/v, या f से भाग दे दें या f से गुणा करें, प्लस f/u, अब यहाँ 1 हो गया, f कॉमन ले लीजिए, 1/v प्लस 1/u, है ना। तो वही फार्मूला फिर आएगा बनाने का 60 में, अगर इसको आप करेंगे तो v+u/u भी आएगा, तब भी f बराबर ही आएगा। ठीक, तो एक बार हमने क्या किया, दोनों तरफ uv से भाग दिए, तो ये फोकस दूरी निकालने का आसान तरीका है, कोई फर्क नहीं है, आप चाहेंगे तो वही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से u कैलकुलेट करना चाहें या v कैलकुलेट करना चाहें तो उसका भी फार्मूला मिल जाए। जैसे हमें v चाहिए यहाँ से, तो v चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v+u uv, है ना। हमें क्या चाहिए, u चाहिए या v चाहिए, तो आप v चाहिए तो v प्लस fu uv, तो आप fu यहाँ रहने दीजिए, उसको इस साइड लाइए, है ना, तो uv-fv। अब यहाँ से क्या करना, v कॉमन ले लीजिए, तो u-f, है ना, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा fu u-f, ये भी आ जाएगा। तो ये एक 60 तरीका चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, v बराबर fu u-f। तो हुआ क्या, आप यहीं से नहीं पता कर सकते हैं v इन दोनों के इधर उधर करके, है ना। जैसे हमें इसको यहाँ से u पता करना है, तो आप 1/u यहाँ रखिए, 1/f माइनस 1/v, 1/u बराबर हो जाएगा ये fv इधर कट v माइनस f, है कि नहीं। तो u बराबर हो जाएगा fv और v माइनस f, ये हो जाएगा।
तो इससे ये नहीं है, मेन सूत्र तो यही है, ये केवल तरीका है, आप भूल भी जाएंगे, यहाँ पे इसको याद रखें। ठीक, तो बेवजह टाइम वेस्ट हुआ इसमें। तो चलिए एक सूत्र सवाल इसमें ये है, अभी आगे आते हैं। कह रहे हैं मान लीजिए चित्र 9.5 यहीं कहीं है, 9.5 कहीं चित्र है, 9.5 एक समय दिया हुआ है, कहीं होगा। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपरावर्ती पदार्थ से ढक दिया गया है। दर्पण के सामने स्थित किसी बीम के द्वारा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि परावर्तन का जो नियम होता है ना, वो दर्पण के शेष भाग पर भी लागू होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होता है, दर्पण के शेष भाग पर भी क्या होते हैं, लागू होते हैं। हाँ, एक चीज इसमें बनेगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकाश आधा कट जाएगा। ठीक है, प्रकाश क्या होगा, आधा कट जाएगा। पृष्ठ का जो परावर्ती पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तीव्रता कम हो जाएगी ना। तीव्रता, क्षेत्रफल कम होने से तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता बराबर होता है टोटल एनर्जी A/T होती है। तो ये अगर कम हो गई, अरे ये ज़्यादा हो गई, कम हो गई तो ये बढ़ जाएगी, और अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगी। तो हालांकि ये जो फार्मूला है ये यहाँ नहीं लगेगा, हालांकि ये वाला नहीं लगेगा, किताब में ये लिखा हुआ है कि परावर्तन के नियम दर्पण के शेष भाग पर भी लागू होते हैं, अतः दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। तथापि क्योंकि परावर्ती पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो गया, इसलिए प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। ये जो मैंने सूत्र लिखा था यहाँ नहीं लगेगा, वो कहीं और है ना, वो तरंग गति में ऐसा है। तो जाहिर सी बात है कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो तो आधा कम हो गया। जैसे कि ये है, मान लीजिए कि जैसे कि ये है, अब ये आधा हट गया है ना, इतना है दर्पण। अब ये प्रतिबिंब इससे बनाना है तो बन ही जाएगा। ये आया, या मान लीजिए फोकस है C है, तो ये फोकस से होकर गया। ठीक है, मान लीजिए C से लेंगे तो C से नहीं, तो आप जो है एक रे और लेना है। तो एक रे लेने के लिए क्या है, एक तो ये हो ही जाएगी, ये तो है ही, लेकिन ये किसी जगह काट नहीं रही है, हमें काट के दिखाना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दूसरी रे कहाँ से लेंगे, वही सवाल है कि दर्पण का आधा भाग ढक दिया गया है, तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक रे ये भी ले सकते हैं, और ये परावर्तित होगी तो यहाँ काटेगी तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो रेज यहाँ से जाएंगी तो परावर्तन वाला एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि इतने परावर्तित आएंगे। यहाँ से तो पूरी तीव्रता का यहाँ आएगी, लेकिन जो वापस जाएगी वो इतने से जाएगी, क्योंकि ये वाले भाग से तो कट गया ना, तो परावर्तन क्षेत्रफल कम हो गया, तो इसीलिए उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि नीचे भी लगेगा तब भी बन जाएगा। जैसे कि इसके नीचे है ये कहने का मतलब दर्पण है, ये दर्पण है, तो मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन है ना, ये ध्रुव है, और ये मान लीजिए फोकस है, और ये C है, यहाँ वस्तु है। तो नीचे वाले पोर्शन से भी बना सकते हैं आप। ये F से आएगी,
समांतर हो जाएगी, और एक सी से ले सकते हैं, जहाँ काटेंगे हम बन जाए, है कि नहीं। बशर्ते उसकी तीव्रता आधी हो जाएगी। आप बताएंगे कि प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता पहले की क्या हो जाएगी, आधी, चमक धुंधली हो जाएगी। ठीक। अब जैसे कि एक सवाल इसमें दिया हुआ है कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाइल फोन रखा है, ये फिर चित्र है। उचित किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब की रचना दर्शाइए। दर्शाया हुआ आपकी किताब में बढ़िया से दर्शाया हुआ। आगे का व्याख्या कीजिए कि आवर्धन एक समान क्यों नहीं है। क्या प्रतिबिंब की विकृति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करती है? यस, क्योंकि फोन की स्थिति जो है, विकृति ये लिए है कि जब हम वस्तु को करीब लाते हैं तो उसके प्रतिबिंब बड़े बनते हैं, जब वस्तु को दूर ले जाते हैं तो उसके प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। तो जाहिर सी बात है विकृति होएगी होएगी। क्यों विकृति होएगी कि नहीं। अब जैसे कहने का मतलब ये है, ये P है और F है और ये C पर ये फोन रखा है, मोबाइल फोन है। ठीक है, ये इतना लंबा है, मोबाइल फोन है, इतना लंबा रखा। देखिए C, ये वाला पोर्शन जब प्रतिबिंब बनेगा तो C पे जो रहता है उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन ये तो इतना करीब है नहीं। यहाँ ये वाला पोर्शन भी, ये वाला जो पोर्शन है वो तो बीच में आ गया ना, तो ये C से परे बनता है, थोड़ा बड़ा बनेगा, पक्का बनेगा, तो इसलिए विकृत आएगी। ये C पे है तो ये वाली लाइन तो उतनी बड़ी बनेगी, लेकिन ये वाली लाइन तो C F के बीच में जानते हैं यहाँ होता है, प्रतिबिंब C से दूर और वस्तु बड़ा बनता है, तो ये वाली इसलिए विकृति। ठीक। अब इसके में एक सवाल और, हालांकि इसके सवाल आप सारे लगा सकते नहीं है, तो हाई स्कूल किताब का उदाहरण प्रैक्टिस करिएगा, या बहुत सारे किताब में है ना। हम इसमें दर्पण से रिलेटेड बहुत आसान सवाल है। जब हम लेंस में चलेंगे और लेंस कंबाइन लेंस होगा, गोली अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है ना, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, तो उसका न्यूमेरिकल में कुछ कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ सवाल कैसे लगाएं। वहाँ भी हर सवाल में लगाने की अपनी एक ट्रिक होनी चाहिए, खूबी, उस खूबी को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए कि सवाल लगे कैसे। देखिए इसमें कहा है, उदाहरण 4 में कहा है कि मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, कार चल नहीं रही, स्थिर है। आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी, मतलब कोई धावक पीछे से आ रहा है, उत्तल दर्पण है। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता प्रतीत होगा। अब देखिए धावक कांस्टेंट चाल से आ रहा है, तो अब दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, है ना। तो आप प्रतिबिंब पर सेकंड, आप प्रतिबिंब कह रहा है कि चाल निकालना है, तो वो दिखा है कि धावक पहले 39 मीटर दूर है, फिर 29 मीटर दूर है, फिर 19 मीटर दूर है, फिर 9 मीटर दूर है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि जब धावक जो है दर्पण से 39 मीटर, U 39 है, और इसकी फोकस दूरी आप निकाल लेंगे क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या पता है, तो आप इसकी V निकालेंगे। तो इसकी V जब निकालेंगे तो हमें V नहीं, हमें क्या है, U निकालेंगे। अरे U पता है 39 मीटर, तो V हमने निकाला, तो इसमें देखिए आया 39/40। लगा सवाल है, केवल हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब देखिए, अब जब चालक धावक हमने पहला U निकाल लिया भाई, हमको U दिया था -39, है ना, और जब हमने V कैलकुलेट किया तो आभासी में प्रतिबिंब पॉजिटिव बनता है, तो आया 39/40 मीटर। ठीक, अब वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, कहने का मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर आगे आ गया, तो वस्तु की लंबाई घट गई।
अब बस्ट की लंबाई u से कितना हो जाएगी, -39 + 5 -34 हो जाएगी ना, क्योंकि और करीब आ गया ना, 1 सेकेंड में वो 5 मीटर आ गया, तो हम 1 सेकेंड में उसकी लंबाई में कितनी कमी हुई, तो -34 हो गई। ठीक है, अब हम v निकालेंगे, तो अब v की वैल्यू आएगी, निकालेंगे तो 34/35, 34/35। ठीक, अब हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में विस्थापन कितना हुआ। पहले ये इतनी दूर था प्रतिबिंब, और 1 सेकेंड में वो और करीब आ गया, है ना। तो पर सेकेंड कितना विस्थापन हुआ, उसी को तो वेग कहते हैं ना, पर सेकेंड होने वाले विस्थापन को। तो पर सेकेंड में कितना विस्थापन हुआ, तो 39/40 - 34/35 को हल करेंगे, तो इसमें जो हल किया है वो उसका आंसर है 1/280 मीटर। यानी कि 1 मीटर में प्रतिबिंब का विस्थापन 1 सेकेंड में इतना हो रहा है। पर सेकेंड विस्थापन हो रहा है, यही तो इसकी चाल हो गई। पर सेकेंड विस्थापन को ही तो चाल कहा जाता है, पर सेकेंड विस्थापन को ही तो वेग कहा जाता है। इसका मतलब है कि यानी कि जब धावक 39 और 34 मीटर के बीच में है, तो प्रतिबिंब की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 1/280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और यही उसकी औसत चाल होगी, और यही हर के लिए निकालना है। वही 29 के लिए निकालना है, वही 19 के लिए निकालना है, वही 9 के लिए निकालना है। तो पहला काम क्या करोगे कि जब u 39 था तो आप भी निकालोगे, तो ये आएगा। फिर आप देख रहे हो कि धावक जो है 1 सेकेंड में कितना आगे आ रहा है, पर उसकी चाल 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि वो 5 मीटर 1 सेकेंड में आगे आ रहा है। तो 1 सेकेंड में वो कितना आगे आया, तो उसमें 5 कम हो जाएगा ना। अब बस्ट की दूरी 39 की जगह कितनी हो जाएगी, -34। 39 में से 5 घटाएंगे, 34 आएगा, u के लिए नेगेटिव रखें। अब फिर v की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने देखा वो आया 34/35। तो पहले थी 39/40, अब ये है। तो इन दोनों में 1 सेकेंड में विस्थापन कितना हुआ, इतना। 1 सेकेंड में इतना विस्थापन हुआ, इसका मतलब है कि वो प्रतिबिंब पर सेकेंड कितनी चाल से चल रहा है, 1/280 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है ना। तो यही सबके लिए निकाल लोगे तो आ जाएगा। और रही बात, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, चिन्हों का ध्यान दोगे और बहुत सारे सवालों को ध्यान दोगे, तो आप इसको लगा लोगे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपवर्तन है। अब धीरे धीरे हम जटिलता की तरफ जाएंगे, है ना। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, स्नेल का नियम क्या, अपवर्तन क्या है, ठीक है। फिर अपवर्तन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन से जो घटनाएं, जो थ्योरेटिकल चीज़ है कि वो कैसे घटना, जैसे रेगिस्तान की मरीचिका है ना, हीरा क्यों चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर है जिसका वो क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु, जिसका एंडोस्कोपी में ज़्यादा उपयोग होता है शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब आगे हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब धीरे धीरे सब जटिलता आएगी, तो हम एक रास्ते से धीरे धीरे चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे, तो हमें कोई कठिनता नहीं मिलेगी। कठिन तो पहली बार हर चीज़ लगती है, जब आप उसमें लग जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसमें घुल मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आसान मिल जाती है। ठीक, तो चलिए, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अभी तो ये बेसिक चीज़ें चल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। मुझे आशा है कि वो चीज़ें थोड़ा और क्लियर हुई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लाइक, फोर्सली मैं कह रहा हूँ कि लाइक ही करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, बुरा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं।
कि आप वीडियो जो बना रहे हैं अच्छा है, बुरा है, फास्ट है कि धीमा है, स्लो है, क्या है, कमियां बताएंगे तभी तो दूर होंगी। और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लोगों को बताएं और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।